अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक पर हमारा एक अगला लॉन्ग क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन, वही बेस करता है। तो इंतहाई आसान टॉपिक है, आप समझने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या फिर आप कहते हो क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। एंड यू नो दैट व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम इज ग्रुप ऑफ बॉडीज। ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा अजसाम मौजूद हों, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और यहाँ हम चूज़ कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडीज या एक्ट ऑन अ सिस्टम। ठीक है, तो एग्जांपल में कहता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटेनर है या कोई गिलास वेसल है, उसमें मॉलिक्यूल ऑफ गैस पड़े हुए हैं और उन सब का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं किसी क्लोज वेसल में पड़े हुए हैं, कौन सा इनका सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम से बिलोंग करते हैं, यानी कि इन गैस मॉलिक्यूल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो वीक होती है, इसलिए खुद रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आउटसाइड से कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही। तो होगा क्या? मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद ईच अदर। अभी मैंने बताया आपको, मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन बट बीइंग इनक्लोज्ड बाय अ ग्लास वेसल। ठीक है, इन पर कोई नो एक्सटर्नल एजेंसी या नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम। यहाँ तक बात समझ आई है? क्या बताया मैंने? बताया हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ बॉडीज़ होता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिनके मैसेज m1 है, m2 एंड सो ऑन। फिर अंडरस्टूड बात है, मोमेंटम से ये टॉपिक रिलेटेड है। जब बॉडीज़ का मास होगा तो अंडरस्टूड बात है वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहा उसने? कौन से सिस्टम से बिलोंग करते हैं? एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि बॉडीज़ जो हैं आपस में तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल कोई उन पर फोर्स अमल नहीं कर रही। ठीक है, तो ये था टॉपिक का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक का क्या नाम है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम अभी आपको एक्सप्लेन किया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। आपने 9th की फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी। आपने कहा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर भी यही बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब? यानी कि जो मोमेंटम होगा बॉडीज़ का बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन। अगेन सुने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम का कांस्टेंट रहना, मोमेंटम का कंजर्व रहना। मतलब जो बॉडीज़ थे बिफोर कोलिजन टकराव से पहले एंड आफ्टर कोलिजन टकराव के बाद, उनका जो मोमेंटम है, जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो अब आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल ऑफ मासेस। अब कहते हैं, पहले तो ऊपर आपने एग्जांपल दी ना उसकी, क्या नाम, गैस मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब हम एग्जांपल देंगे। हमारे पास दो गेंदे हैं, दो बॉल्स हैं, और दोनों क्या है? स्मूथ भी हैं, हार्ड भी हैं। और जब वो आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है, जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी v2 है। वो कहते हैं शुरू में क्या होगा, यानी जब उन्होंने एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं की, अभी मैंने बताया बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इसी तरह m1 और m2 पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, m1 m2 पर फोर्स लगाएगा, या इन केस m2 m1 पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इन स्टार्ट क्या था? m1 एंड m2 दोनों मूव कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं आफ्टर कोलिजन both ball collide, ball of mass m move with the velocity v1 dash।
बिफोर कुलयन वेलोसिटी v1 थी मास m1 की, आफ्टर कुलयन मास m1 की वेलोसिटी v1 डैश हो गई, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर उसने डैश का सहारा लिया, ठीक है। और m2 का जो वेलोसिटी थी बिफोर कुलयन वो v2 थी और आफ्टर कुलयन v2 डैश हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है फिर क्या होगा, डेरिवेशन में हम चलते हैं। पहले वो सेम डायरेक्शन में थे, आफ्टर कुलयन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर कुलयन उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन में कहता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास m1। चेंज इन मोमेंटम का वर्ड क्यों यूज़ किया, अब आप ध्यान से सुने। आप लिखोगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास m1 बिफोर कुलयन, तो वहाँ आएगा m1 v1। फिर आप लिखोगे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास m इज इक्वल टू m1 v1 डैश। मेरी बात दोबारा सुने, गौर से सुने, ये मैंने पूरी इक्वेशन को अरेंज करके लिखा। चेंज इन मोमेंटम का मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 v1, देन आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 v1 डैश। उसके बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। समझ आई है बात की। ये इक्वेशन कहाँ से आई, आपने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, आई होप कि आपको याद होगा। ये देखें ज़रा, प्रीवियस टॉपिक में यही इक्वेशन थी, f मल्टीप्लाई टी एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसको आपने कहा था चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एम वी एफ माइनस एम वी आई, इसको आपने क्या कहा था, चेंज इन मोमेंटम। तो आज भी आप यही बात कर रहे हैं और ये इक्वेशन भी आपको शायद याद होगी। एफ इक्वल एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। टी यहाँ पर डिवाइड हो तो जाकर क्या हो गया था, मल्टीप्लाई। फिर आपने यहाँ से कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इस इक्वेशन को अरेंज किए देखें, एफ मल्टीप्लाई टी, तो जैसे अभी यहाँ पर बताया f मल्टीप्लाई टी इक्वल एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब आए ज़रा जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, f मल्टीप्लाई टी m1 v1, उधर बुक में f लिखा हुआ है ना, यहाँ हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने v1 डैश लिख दिया, m1 v1। ये क्या है, बिफोर कुलयन, ये क्या है, आफ्टर कुलयन, सॉरी ये है आफ्टर कुलयन और ये है बिफोर कुलयन। ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम, और ये बराबर है किसके, f मल्टीप्लाई टी के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास m2। इसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 बिफोर कुलयन, फिर लिखोगे m2 v2, फिर लिखोगे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास m2 आफ्टर कुलयन, और वो क्या लिखोगे आप लोग, m2 v2 डैश, ठीक है। फिर इसी तरह की इक्वेशन मिलेगी आपको। क्या है इक्वेशन, देखते हैं जी। तो यही इक्वेशन आ गई ना। अब पहले, अच्छा पहले f था और अब f डैश आ गया, ठीक है। f जो था ना वो फोर्स थी जो m1 m2 पर लगा रहा था, और f डैश क्या है, वो फोर्स है जो m2 m1 पर लगा रहा है, ठीक है। f डैश मल्टीप्लाई टी इक्वल टू m2 v डैश 2 माइनस m2 v2। ये m2 v डैश 2 क्या है, ये है मोमेंटम ऑफ मास m2 आफ्टर कुलयन। ये m2 v2 क्या है, ये है मोमेंटम ऑफ मास m2 बिफोर कुलयन, ठीक है। और इस तरह ये इक्वेशन आपको मिल गई। फिर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है f मल्टीप्लाई टी, दरमियान में प्लस, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f डैश मल्टीप्लाई टी। सिमिलरली राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ठीक है। तो यहाँ से आपने t कॉमन ले लिया, ये हो गया f प्लस f डैश इक्वल ये वाली चीज़ एज इट इज़ आपने लिख दी, ठीक है। अब वो आपको बताएगा एक्शन फोर्स f इज इक्वल टू ऑपोजिट टू रिएक्शन फोर्स f डैश। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, f जो है एक्शन है और f डैश क्या है, रिएक्शन है। एंड यू नो दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा f डैश इक्वल माइनस f, तो यही मतलब हुआ ना f डैश इक्वल माइनस f का, कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में था ना जहाँ पर ये वाली इक्वेशन थी, f था ना, तो f डैश की जगह जो है आपने क्या लिख दिया, माइनस f लिख दिया। तो इक्वेशन बन गई
एफ माइनस एफ मल्टीप्लाई टी इक्वल m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर कैंसिलेशन होगी तो जो टी होगा वो भी जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन मिली m1v1 प्लस m2v2 इक्वल m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ये इक्वेशन क्या बता रही है, यही बेसिक और मेजर इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में हम इलास्टिक कोलिजन को यूज़, यही वाली इक्वेशन जो है वो इलास्टिक कोलिजन में भी यूज़ होगी। m1v1 मोमेंटम ऑफ मास m1 बिफोर कोलिजन, momentum of mass m1 after collision, then momentum of mass m2 before collision, momentum of mass m2 after collision, action and reaction are equal but opposite in direction, दोनों पर बात हो गई थी। अच्छा, ये क्या है, आप कहोगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ बाल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ बाल, ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, ये निकलता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो फाइनल टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉल इज ज़ीरो। ये लाइन दोबारा सुने थे ना, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉल इज ज़ीरो। ये देखिए, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये बताया ना आपको अभी। तो ये था आज का टॉपिक, आपने इसको अच्छी तरह से जो है ना, इसको बुक से भी रीड करना है और उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करना है। बुक में थोड़ी सी थ्योरी भी दी हुई है ना आपको, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी उसने जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया सारी बात, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल ऑफ मास m1 m2 मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। ठीक, velocity v1 and v2 respectively, both ball collide and after collision इनका जो आफ्टर कोलिजन जो इनकी वेलोसिटीज हो जाएंगी, एक की हो जाएगी v1 डैश और m2 वाले की हो जाएगी v2, ये यहाँ पर सेम डायरेक्शन ही होगा। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा, पीछे भी मैंने सेम डायरेक्शन ही लिखा है, तो आपने सेम ही लिखना है, इसको ऑपोजिट नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम में स्केच नज़र आ रहा है। शुरू में दोनों रेस्ट में थे, ठीक है, इन पर क्या लगी, फोर्स लगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, खुद लगाएंगे एक दूसरे पर फोर्स। ठीक है, m1 m2 पर लगा रहा है एक्शन की फोर्स, m1 ने जब m2 पर फोर्स लगाई, ठीक है, तो एक की वेलोसिटी v1 थी, एक की वेलोसिटी v2 थी, ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए इन्होंने कोलिजन की, उसके बाद फिर से सेपरेट हो गए। ठीक है, तो जब दोबारा सेपरेट हुए, m2 ने m1 पर फोर्स लगाई, वो रिएक्शन की फोर्स थी, वेलोसिटीज में क्या आ गया, चेंज आ गया, v1 डैश हो गई, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 डैश हो गई। ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक, आपने इसको लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल 3.3 है, तो इसमें भी यही वाला फार्मूला लगेगा, आपने इसको भी सॉल्व करना है, बस आपको डाटा बनाना आना चाहिए। तो कहता है एक बाल जिसका मास m1 का मास है 2 किलोग्राम, m2 का मास है 3 किलोग्राम, ठीक है, और m1 की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, m2 की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन स्मॉलर बॉल की वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। कहते हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉल इज 3 मीटर पर सेकेंड, अगर बड़ी बॉल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि अगर v2 3 मीटर पर सेकेंड है, तो आपने v1 डैश फाइंड करना है। ये जो है ना ऊपर बताया आपको 6 मीटर ये है v1, 4 मीटर ये है v2, 3 मीटर ये है v-2, आपने फाइंड करना है v-1। ठीक, तो फार्मूला वही लगेगा मोमेंटम वाला, ये वाला m1 v1 प्लस m2 v2, ये बिफोर कोलिजन की बात करेंगे। फिर आफ्टर कोलिजन की बात करोगे आप लोग m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, उसके बाद फिर वही लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर निकल आएगा। वैसे डायरेक्ट स्टेप इतने अट्रैक्टिव नहीं होते एग्जामिनर के लिए, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक विद वन एग्जाम्पल, आपने इसकी मच मोर टाइम प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, और वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।